हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो करा दिए हैं। तो इसमें देखिए ये हिंदी वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है। पहला ऑप्शन है डा ढा, दूसरा ऑप्शन है गा घा, तीसरा ऑप्शन है ऋषि और रा, चौथा ऑप्शन है चा छा और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? देखिए कंठ से होगा इसमें से गा और घा। कंठ से उच्चारित होने के लिए हमने कई बार ये सूत्र दोहराया है। अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं, अकुहा विसर्जिया नाम कंठा। तो अकुहा विसर्जिया नाम में देखिए आ, कु मतलब का वर्ग, हा और ये विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। अगर आपने पहले ये वीडियोस हमारे देखे हैं तो आप उच्चारण स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं उनको बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे होंगे अब। तो देखिए अकुहा विसर्जिया नाम कंठा जो है, इसमें से ये इसमें का वर्ग में का खा गा घा अंगा, तो ये आ गया किससे? दूसरा विकल्प जो हमारे यहाँ पर सही हो गया। ठीक है। और देखिए ये टेस्ट जो हैं इनको पूरे लगाइए। टेस्ट सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हम जाने कितना जो पढ़े होते हैं पहले से ही, उसको रिकॉल करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। दूसरी बात, कुछ नई चीज़ें भी हमें ऐड होके मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से आप सारे टेस्ट जो पहले हमने लगवाए हैं वो भी लगाइएगा और ये भी लगाइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ऑप्शन देखिए दिया है वा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर फा, तीसरा ऑप्शन या, चौथा ऑप्शन यहाँ पर रा और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? दंत और ओष्ठ दोनों से जो बोली जाती है उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं, और इसमें होता है वा। वा जो होता है इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें फा, तो फा किससे? ओष्ठ से बोला जाता है ना। ओष्ठ मतलब ओंठ से। तो पा फा बा भा, ये पूरा जो वर्ग है, पा वर्ग जो है पूरा, ये किससे? ओष्ठ से बोला जाता है। यहीं पर देखिए अगर या की बात करें, या तो या बोला जाता है तालु से। इसके लिए हमने सूत्र बताया था एक, इचुएसा नाम तालु। ई चू मतलब चा वर्ग, या मतलब या से यज्ञ वाला, ये है ना। तो इचुएसा नाम तालु, तो ये तालव्य है। अब देखिए रा की अगर बात करें तो ना, रा बोला जाता है किससे? मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, मूर्धा से। तो दंतोष्ठ ध्वनि लेकिन कौन सी है अपनी? वाह है, अर्थात मतलब पहला विकल्प अपना यहाँ पर सही है। अगला देखिए प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पर इसमें से चिन्ह जो है, ये देखिए बाद में ये चिन्ह लगा है ना, ये तो ये कह रहा है कि कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन है पूर्ण विराम, दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है लाघव चिन्ह। तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए ये पूर्ण विराम है। तो विराम के हिसाब से देखिए 3 तरह के विराम होते हैं। एक होता है यहाँ पर हमारा अल्प विराम, दूसरा होता है अर्ध विराम और तीसरा होता है पूर्ण विराम। तो देखिए जो कॉमा होता है इसको हम कहते हैं अल्प विराम, और जो ये सेमी कॉलन होता है इसको हम कहते हैं अर्ध विराम, और पूर्ण विराम तो हमने देखा ही ये पूरा इस तरह से। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए हैं, तो इनमें से कह रहा है कि भाई ग्रामर के हिसाब से कौन सा वाक्य जो है वो सही लिखा हुआ है। अब पहले ऑप्शन में देखिए ये दिया है कि वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। सी ऑप्शन दिया है, वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। और डी ऑप्शन दिया है, वन में प्रातःकाल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। और फिर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए सही वाक्य कौन सा है? सही वाक्य है इसमें से बी वाला, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अब ये वाक्य क्यों सही है इसको देखिए। देखिए इन सारे बी वाक्य को छोड़ के सारे वाक्यों में देखिए क्या दिया है? प्रातःकाल के समय। अब देखिए प्रातःकाल अपने आप में समय है, ये टाइम को प्रातःकाल खुद ही डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए सब जगह समय समय लिखा है, तो इसलिए ये तीनों वाक्य जो हैं ग्रामर की दृष्टि से गलत हो गए। और बी जो वाक्य है यहाँ पर ये हमारा सही हो गया, क्योंकि प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। इसमें प्रातःकाल खुद ही समय को डिनोट कर रहा है और यहाँ समय नहीं लिखा गया है। ठीक है। अगला है देखिए प्रश्न, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं।
अब इसमें से देखिए ये जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द को हमें क्या करना है कि बताना है, इसको सही बताना है कि भाई रेखांकित शब्द जो है इसमें से कौन सा सही लिखा है। तो देखिए इसमें से ये जो सारे वाक्य दिए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये सब गलत हैं देखिए। तो इसका ऑप्शन उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। अब देखिए कवयित्री लिखा कैसे जाता है, देखिए मेरे उच्चारण को सुनिए। कवयित्री, मैं क्या बोल रहा हूँ, कवयित्री। तो कवयित्री जो है देखिए ये कैसे लिखा जाता है, का और फिर व लिखा जाता है, ठीक है। का व, फिर या में छोटी की मात्रा, फिर त्रा में बड़ी की मात्रा, तो इस तरह से कवयित्री लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कवयित्री सही है। अगला देखिए प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। अब इसमें रेखांकित पद कौन सा है, पशु है। तो पशु शब्द कैसा है, ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पशु कैसा है फ्रेंड्स, पशु है यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु किसको डिनोट कर रहा है, ये पशुओं की पूरी जाति को बता रहा है, इसीलिए ये कैसा है, ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति को डिनोट करता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल, गोविंद, श्याम, मोहन, कुछ भी, तो वो क्या है कि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में किसी द्रव्य की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 किलो लोहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक द्रव्यवाचक हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं फ्रेंड्स। विकारी सर्वनाम, दूसरा है यहाँ पर अविकारी सर्वनाम, तीसरा है संयुक्त सर्वनाम और यहाँ पर फिर दिया है संबंधवाचक सर्वनाम और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, संज्ञा शब्दों को क्या कर दिया गया, मिलाया गया, उनसे बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो रेखांकित पद क्या है यहाँ पर, ये है देखिए अत्यंत, है ना। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत को रेखांकित किया गया है और इसको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, विशेषण, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्राविशेषण, तीसरा ऑप्शन है विशेष विशेषण, चौथा ऑप्शन है सविशेषण और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर है अपना प्राविशेषण। प्राविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए अत्यंत शब्द जो है सुंदर की विशेषता बता रहा है। अगर वाक्य ये होता कि अर्चना सुंदर है तो सुंदर विशेषता बता रहा था, तो यहाँ पर विशेषण हो जाता। अब सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा है कि अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता यहाँ पर अत्यंत बता रहा है, इसलिए ये प्राविशेषण होगा, ठीक है। अगला देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है हमारा पद, दूसरा ऑप्शन है रूप, तीसरा धातु और फिर है शब्द और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया किससे बनती है, अब जैसे देखिए एक शब्द होता है जाना, तो जाना जो है गम धातु से बनता है ना। जैसे पीना, तो पीना पिव धातु से बनता है। तो धातु जो होती हैं वो क्रियाओं का मूल होती हैं, इसी धातुओं से ही। अब चूँकि देखिए ये संस्कृत है, धातुएं हम पढ़ते हैं संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। और क्रिया जो है भाई चाहे संस्कृत में हिंदी में हो, सब जगह पढ़ी जाती है। तो धातुएं से ही क्या बनती हैं, यहाँ पर क्रियाएं बनती हैं। अगला यहाँ का देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन दिए गए शब्दों में से भाई कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए हैं देश, दूसरा ऑप्शन दिया है नगर और फिर यहाँ पर देखिए तीसरा दिया है द्वीप और चौथा दिया है झील, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झील देखिए, झील शब्द क्या है, झील शब्द जो है यहाँ पर कैसा है, ये है यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब देखिए झील शब्द जो है इसको आप प्रयोग करके देखिए, जैसे कह दें कि यह झील बहुत गहरी है, तो जब भी हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानना होता है तो उसको वाक्य में अगर उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है।
तो अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, के द्वारा, दूसरा है ने, तीसरा है को, फिर है से और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर देखिए जो सही अपना विकल्प है वो कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिकरण का क्या होता है? अधिकरण में पर, इसका जो परसर्ग होता है, अधिकरण क्या होता है? में और पर। अब ये देखिए इसको अगर आप शुरू से भी पढ़ें ना, जैसे देखिए क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, है ना, संप्रदान को, के लिए, अपादान से होता है परसर्ग और अलग होने के अर्थ में होता है अपादान में, संबंध काकी के रारी रे होता है, अधिकरण में पर होता है, संबोधन हे, अरे, हो या हाय, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिकरण मतलब में और पर, इसका क्या है? ये यहाँ पर परसर्ग है। और बाकी भी जो हमने अभी पढ़ के बताया ये भी सब क्या है? यहाँ पर परसर्ग हैं। अगला देखिए प्रश्न है, हाथी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन देखिए, तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा विदेशी। तो भाई हाथी कैसा शब्द है? हाथी है यहाँ पर तद्भव शब्द। हाथी कैसा है? तद्भव शब्द है। इसका यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि भाई हाथी का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है हस्ती। ठीक है, हस्ती, और इसका हाथी हो गया तद्भव। बाकी और भी देखिए कई शब्द होते हैं, जैसे देखिए एक शब्द होता है गर्दभ, गर्दभ का तद्भव होता है गधा। गोमय एक शब्द होता है, गोमय का होता है गोबर। सलाका एक शब्द होता है, सलाका का मतलब सलाई। ठीक है, आद्रक होती है, आद्रक बोलते हैं ना जिसको, आर्द्रक बोलते हैं। तो आद्रक जो है इस तरह से लिखते हैं इसको, देखिए लिख के बताता हूँ, आर्द्रक। तो ये क्या होता है? ये यहाँ पर होता है तत्सम शब्द, और अदरक होता है इसका तद्भव शब्द। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। अब शब्द दिया गया है त्रिकालज्ञ, और त्रिकालज्ञ का भाई कौन सा उपयुक्त अर्थ है वो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा है? देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 3 समय तक, दूसरा ऑप्शन तीनों समय होने वाला, चौथा है कालातीत, चौथा मतलब तीसरा है कालातीत, चौथा है यहाँ पर सर्वज्ञ। तो देखिए जो क्या है कि यहाँ पर त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का मतलब होता है कि तीनों कालों की बात जानने वाला, उसको यहाँ पर बोलते देते हैं हम सर्वज्ञ। ठीक है, तो सर्वज्ञ इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है? यानी कि अगर हमें बताना हो समीप या छोटा या गौण, तो उपसर्ग कौन सा उसमें से लगाते हैं किसी भी शब्द में? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर उर, दूसरा है उत, तीसरा है उव और चौथा है उप, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर समीप, छोटा या गौण बताना है तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या? उप। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं उप जिलाधिकारी, है ना, जैसे उप मुख्यमंत्री, तो उप का मतलब क्या हो गया? छोटा या गौण। ठीक है, अब जैसे उपवन, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि छोटा, समीप या गौण को हमें प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर उप, है ना, जैसे उप जिलाधिकारी, उप मुख्यमंत्री, है ना, उपमंत्री। तो ये सब क्या बता रहे हैं? छोटे या गौण को बताते हैं, तो उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग क्या होते हैं कि भाई किसी भी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को सीमित करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक शब्द है उसका विलोम बताना है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, सात्विक, दूसरा है अभय, तीसरा दृढ़, चौथा सामिस, और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तामसिक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? यहाँ पर सात्विक। ठीक है, तामसिक का विलोम सात्विक। यहाँ पर देखिए अगर अभय की बात करें तो अभय का विलोम क्या होगा? अभय का होगा भयभीत। अभय मतलब जो भयभीत ना हो रहा हो, और भयभीत मतलब जो भयभीत हो ही रहा हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है दृढ़, दृढ़ का उल्टा या विपरीत शब्द होता है या विलोम शब्द होता है शिथिल। ठीक है, वहीं पर देखिए सामिस शब्द, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामिस का होता है निरामिस। क्या होता है? सामिस का निरामिस। अब देखिए इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पर उपसर्ग की अभी ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें निर लग गया है। क्या? निर उपसर्ग लग गया है। अगला देखिए प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिए हैं चाह, दूसरा है सस्य, तीसरा है सलिल और चौथा है रूपा, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
अनाज को और क्या बोलते हैं? बोलते हैं शस्य, अर्थात यहाँ पर देखिए विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो देखिए जल, प्राण और पुत्र ये किस शब्द का अनेकार्थी है? ऑप्शन है देखिए औषधि, दूसरा है सार, तीसरा है तत्व, फिर है जीवन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल, प्राण और पुत्र का अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर जीवन। ठीक है, क्या है? जीवन। तो यहाँ पर देखिए मतलब जीवन को आप जल भी कहते हैं, प्राण को भी जीवन कहते हैं और पुत्र को भी यहाँ पर जीवन के अनेकार्थी रूप में से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है चिर या चीर का अर्थ क्या है? तो देखिए चिर ऑब्लिक चीर, और यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं कि देखिए यहाँ पर मतलब ये जो देखिए चिर का मतलब यहाँ पर पहले जो ऑप्शन में पूछ रहा है कि चिर का मतलब नया और चीर का मतलब पुराना। बी ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है? बी में दे रहा है चिर का मतलब किला, चीर का मतलब काश। सी ऑप्शन में दे रहा है चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब कपड़ा। चौथे ऑप्शन में दे रहा है कि चिर का मतलब है चर और चीर का मतलब है अचर, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। चिर का मतलब होता है पुराना, जैसे कहें कि ये बात चिरकाल से चली आ रही है, मतलब बहुत ही पुराने काल से चली आ रही है। और चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा, जैसे कि कहते हैं ना वो हम बात करें अगर द्रौपदी चीर हरण, तो चीर का मतलब क्या? कपड़ा, है ना। तो इस प्रकार से चीर का मतलब कपड़ा, चिर का मतलब पुराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है ये, और बिना पलक झपकाए के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं निष्पलक, दूसरा ऑप्शन निष्प्रिय है, तीसरा है निनिर्मेष, चौथा निर्विकार, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बिना पलक झपकाए कोई रहता है तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर निर्निमेष कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें से ये जो और भी ये शब्द दिए हैं ना, इनके भी थोड़ा सा अर्थ जान लें अगर हम। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया है ये निष्प्रह। निष्प्रह का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई स्प्रह ना हो, मतलब इच्छा ना हो। और जैसे यहाँ पर देखिए, और निर्विकार क्या होता है? मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, कोई खराबी ना हो, उसको निर्विकार कहते हैं। तो ये इनके भी अलग से अर्थ हैं। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन में दिया है 2, दूसरे ऑप्शन में 5, तीसरे ऑप्शन में 4, चौथे ऑप्शन में 6, और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखिए संधि के प्रकार होते हैं 3, अर्थात ये उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अब संधि के 3 प्रकारों में देखिए क्या होता है? पहली होती है भाई अपनी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि का मतलब स्वरों में संधि होगी, व्यंजन का मतलब व्यंजनों में होगी, विसर्ग का मतलब यहाँ पर ये जो विसर्ग होता है ना, तो ये विसर्ग की संधि अगर होती है तो वहाँ पर विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं न तत्पुरुष, दूसरा है अलुक तत्पुरुष, तीसरा है संबंध तत्पुरुष, चौथा है बहुब्रीहि, और फिर है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो वाचस्पति की अगर बात करें तो वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ये होता है अलुक का। किसका? अलुक तत्पुरुष का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उनमें से पूछ रहा है कि भाई कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। पहले ऑप्शन में देखिए दिया है जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। दूसरा यहाँ पर देखिए वाक्य है यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। अगला ऑप्शन है शाम हुई और गाय घर लौट आई। फिर अगला ऑप्शन इसमें दिया है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य इनमें से है सी वाला। क्या है? देखिए शाम हुई और, ये देखिए और की विशेषता समझिए, और गाय घर लौट आई। तो चूंकि हमें एक संयुक्त वाक्य में एक कनेक्टिंग वर्ड होना चाहिए, है ना, तो कनेक्टिंग वर्ड देखिए इसमें से क्या है कि और है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? यहाँ पर संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण हो गया। अगला देखिए प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है।
तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा उत्साह, चौथा विस्मय और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो रौद्र रस है, रौद्र रस का जो इसका स्थायी भाव है वो होता है क्रोध, है ना। जैसे कहते हैं ना शिव का रौद्र रूप, रौद्र रूप का मतलब कैसा? क्रोध वाला रूप। तो उसका स्थायी भाव भी जो यहाँ पर होता है क्या होता है कि क्रोध होता है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर जो बात करें, जैसे भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। उत्साह देखिए जहाँ पे होता है तो ये वीर रस का वो होता है, क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वहीं पर देखिए अगर हम विस्मय की बात करें तो एक रस होता है अद्भुत, है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर विस्मय होता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें से हमें अलंकार बताना है। ऑप्शन दिए हैं अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा रूपक और फिर है उपमा और फिर है यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें से कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या है कि मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी मतलब एक का दूसरे में रूप एक प्रकार से मतलब बताया जा रहा होता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट, है ना। अंबर मतलब आकाश रूपी, तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, मतलब जब ऊषा होती है, सुबेरा होता है, तो उसमें जो तारे होते हैं वो डुबो रहते, मतलब डूब जाते हैं, है ना। तो इसलिए उसमें यहाँ पर क्या है कि रूपक अलंकार का ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए अंबर, हमने अंबर को किस रूप में देख लिया? अंबर को हमने पनघट रूप में क्या कर लिया? उसको देख लिया है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, गोटी लाल करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तो गोटी लाल करने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, मन न लगना, दूसरा है क्रोध को दबा लेना, अगला है रूठ कर ना बोलना, चौथा है अपना प्रयोजन सिद्ध करना, फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गोटी लाल करने का मतलब क्या होता है? अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना, है ना। मतलब अपना काम अगर कोई बना ले तो उसको कहते हैं यार तुमने अपनी गोटी लाल कर ली, हमें ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से गोटी लाल करना मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था ये एक कहानी है और इसके लेखक कौन है ये हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए दिए हैं किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद और फिर है भगवान दास ऑप्शन और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसने कहा था इसके जो कहानी के लेखक हैं वो कौन है? यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। अब देखिए यहाँ पर 27 से 30 तक अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश इसको पढ़िए, ठीक है, और इसको भी यहाँ पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद आप इन प्रश्नों को चाहें तो ये 27, 28, 29 और ये 30 को यहाँ पर हल करिए। इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न जो है हिंदी वाले कर लिए। बाकी पोर्शन भी देखते रहिए। देखिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाइए। ये प्रश्न जब भी आप खाली टाइम हो या इसकी स्पीड बढ़ा के आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको कंटेंट भी तैयार होता जाएगा और धीरे धीरे क्या है कि दिमाग जो है उस एग्ज़ाम के मोड में सेट भी होता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।